बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले की लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। आप जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ सीनियर पाकिस्तानी भी होते हैं, हमारे साथ वो नौजवान भी होते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है और जो आगे बहुत कुछ अचीव करने की तमन्ना और आँखों में ख्वाब रखते हैं। वो पाकिस्तानी जो अपने ख्वाबों की तामीर के लिए भरपूर जद्दोजहद करते हैं, भरपूर अमली इक़दामात का मुज़ाहरा करते हैं और यूँ अमल और ख्वाब के मिलाप से एक ताबीर पैदा होती है जो उनकी अचीवमेंट्स की शक्ल में सामने आती है। वो अचीवमेंट्स जो उनका भी सर फ़ख्र से बुलंद करती है और पाकिस्तानियों का सर भी फ़ख्र से बुलंद करती है। आज की ट्रांसमिशन भी ऐसे ही खूबसूरत लोगों से सजी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, आप डीजी हैं पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के और डिजिटल लाइब्रेरी के जो पाकिस्तान में ये मेमार समझे जाते हैं। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अमजद अमानत अली और अली अमजद अमानत अली साहब, और ये दोनों पटियाला घराने के फ़र्जंद हैं, चश्मो चराग हैं, और पटियाला घराने को बरसग़ीर पाक व हिंद में कौन नहीं जानता है। पटियाला घराना पाकिस्तान का फ़ख्र है। वेलकम सलमान और अली, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दो मेहमान अगले मरले में हमारे साथ और होंगे, जिनमें से एक मोहतरमा है, रिसर्च स्कॉलर हैं, और एक नौजवान है, एक ऐसे नौजवान जिनकी उम्र तो बहुत कम है। जब मैं बहुत कम कहता हूँ तो वाक़तन बहुत कम है, और जो काम उन्होंने सर अंजाम दिया है, जितनी बुलंदी पर वो पहुँचे हैं, वो एक बहुत ही हाई अचीवर के तौर पर पाकिस्तान में जाने जाते हैं। और आप देखिए कि इन्हीं दिनों की बरकत है, अभी कुछ अर्से पहले ही उन्होंने एक ऐसा एज़ाज़ पाकिस्तान को दिलवाया है, आप यकीन जानिए कि जिसे दुनिया इतना जब सर उठाकर देखती है तो हमें पाकिस्तान का ये नौजवान इतनी बुलंदी पर खड़ा नज़र आता है कि लोगों से आप समझिए कि उनसे अपने हेड संभालना मुश्किल हो जाता है। ये होंगे शहरोज़ काशिफ साहब। ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने तकरीबन लगभग 19 बरस की उम्र में K2 को सर किया है। और आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद K2 का नंबर आता है, लेकिन अपनी पेचीदगी और जितनी वो ख़तरनाक है सर करने के हवाले से, उस जैसी कोई दूसरी चोटी दुनिया में नहीं है। नेपाल की एक चोटी ज़रूर है, मगर K2 जो है वो मुश्किल तरीन चोटी समझी जाती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से कीजिए कि 29% रेशो है जो यानी कि माउंट एवरेस्ट के सर करने का, यानी कि जो लोग जानते हैं 29% तक उसमें कामयाब होते हैं। K2 का जो सर करने का रेशो है वो हार्डली 4% है। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि K2 जो है वो कितनी पेचीदा है और K2 को सर करना कितना बड़े एजाज़ की बात है। और इस कम उम्री में इस वक्त वो दुनिया के सबसे कम उम्र कोह पहमा हैं और पाकिस्तानी हैं। ये अलग बात है कि इससे पहले वो माउंट एवरेस्ट भी सर कर चुके हैं। तो बहुत लुत्फ़ आएगा शहरोज़ काशिफ से भी आज बात करके, अगले मरले में हमारे साथ होंगे। मगर मैं आगाज़ करता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो मामला है, ये तो मैं आपसे सवाल लेके आऊँगा, मगर जो डिजिटल लाइब्रेरी है इससे थोड़ा सा हमें बताइए, इसलिए कि लाइब्रेरी का कल्चर तो बिल्कुल ही हमें कम अज़ कम वो जो किताबों वाला है वो तो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये लफ्ज़ ख़त्म होता और सुन के मुझे दुख होता है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। देखिए, इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि सबसे पहला जो मुसन्नफ़ है वो खुद रब्बे कायनात है। बेशक कि मैंने हर चीज़ को लोहे महफूज में लिखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे आते रही, फिर जो है ना वो पैगम्बर आए और वो सहीफ़े आए, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो हमें किताब देंगे कि इसको मजबूती से थामे रखना। तो हमारा वो जो रिश्ता है किताब के साथ, बिल्कुल। अब उसके बाद ये कि किताब के जो फॉर्मेट है ना वो चेंज होते आए हैं और होते रहेंगे। ठीक है। अब जब पेपर के साथ साथ अभी तक हमारी आंख पेपर से ज्यादा मुंसलिक है, लेकिन जो डिजिटल है ये तो आ चुका हुआ है। ये तो 90s से पहले ही, बल्कि 80s में ही ये एक हकीकत बन चुकी हुई है। अब हुआ ये था कि ये जब हमने पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो डिजिटल लाइब्रेरी थी, मैं उस लम्स में था, डायरेक्टर था, तो हमने वहाँ बनाई थी। फिर उस वक्त डॉक्टर ताउर रहमान साहब थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना वो बनाना चाहते हैं। मैंने कहा हमने बनाई हुई, तो हम आपको ये प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो ये जो हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल की जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, 2003 में ये मैंने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब सब यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को जो है ना वो आपकी किताबें भी जो डिजिटल फॉर्मेट में वो वहाँ पे मौजूद होंगी माशाल्लाह। और उसका फ़ायदा ये होता है
रॉयल्टी के बगैर आपको रेप्लिकेट नहीं करनी पड़ती, आपको किताब में हार्ड में नहीं रखनी पड़ती। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट जहान आ गया पूरे का पूरा एक छोटी सी तो डिवाइस। उससे ये फायदा ये हुआ कि पहले हमारे पास रीडर डाइजेस्ट और टाइम और न्यूज इस तरह के होते थे, अब एक्चुअली साइंटिफिक जर्नल्स हैं और ये मिलियंस में है। देखिए मसलन ये जो जे स्टोर है वो 1800 से लेके तो अब तक के जो उसमें जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स के आपको एक्सेस देता है। वेरी गुड। और जो थीसिस है वो भी अब आपको लाखों में है, जिनकी आपको फिंगर टिप्स पे है। मेरे अभी लैपटॉप पे ये सारी चीजें मौजूद है। तो ये एक हकीकत है जो कि हमारा मुल्क जो है वो इसमें पीछे नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूं। ये फरमाइए कि आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जैसे जब आपने डिजिटलाइज किया किताबों को, डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ आप गए, तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि क्या पढ़ने की रेशो है हमारी उन लाइब्रेरी से? आता तो होगा ना भाई इतने लोगों ने ये डाउनलोड किया या ये पढ़ा, कुछ है फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास? ये फिगर जो है ना, ये तो एक मैं ये आपको बता दूं कि जब ये हमने डेटाबेसेस लिए थे तो लिए तो हायर एजुकेशन कमीशन है, लेकिन इस पे जो डिस्काउंट मिला था वो 97% था। इसका मतलब हमने सिर्फ 3% दिया, क्योंकि वो कंसोर्शियम बन गया था ना, एक पूरे पाकिस्तान के लिए ले लिया, तो उससे हमारे अरबों रुपए बचे। दूसरी बात यह है कि जो लाइब्रेरीज हैं वो पहले तो शाह साहब 6 बजे बंद हो जाया करती जी, अब ये 24 घंटे, अब 24 घंटे फिजिकली भी खुली रहती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि डिजिटल ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, हार्ड को, इसको बिल्कुल रिप्लेस नहीं किया। लेकिन ये फायदा है उसको कि आज लेकिन आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो ये बता सके कि कितनी पढ़ी जा रही है वो, ये मैकेनिज्म नहीं है? नहीं, ये होता है थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। देखिए हमारे जो उसमें ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर अब मैं आपको बताऊं कि ये जो डेटाबेसेस हैं ये कितने % यूज होते हैं, तो हमारी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तकरीबन 60% के ज़्यादा जो है वो लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी है, वो उनको यूज़ करती है। अब वो हर एक का अलग अलग है कि कोई डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग का है तो यूईटी में वो ज़्यादा यूज़ होगा, जो साइंसेज के हैं वो जीसीयू में या उधर वो ज़्यादा यूज़ होंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब और अली साहब, अब ये बताइए कि आज क्या आप हमें सुनाएंगे? आज जी हमने सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है हमारे घर के बहुत सारे तराने हैं जो बड़े मकबूल हुए और बड़ी खुशी होती है हमें जब हमें वो सुनते हैं। एक जोश और एक जज्बा होता है अंदर। तो उनमें से दादा की एक बहुत मशहूर तराना है, उसकी बोल आपको सुना रहे हैं। मैं कहूँगा पहले अगर थोड़ा सा लाइव सुना दें और फिर हम जरा आपसे दूसरा। जी बिल्कुल, जो हम बाद में आपको सुनाएंगे, लेकिन ये है कि बगैर म्यूजिक के थोड़ा। जी बिल्कुल। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। वाह। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दया, मेरा दीना तेरे हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। क्या कहने। ए वतन प्यारे वतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये जो हायर एजुकेशन का मामला है, कितना हमारे यूथ में रुझान है कि वो ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद फिर आगे पीएचडी की तरफ जाएं? दूसरे ये अमूमन ज़रा हमारे यहाँ मसला रहा है, हम देखते हैं कि जो साइंस के मज़ामीन हैं उसमें हमारे पीएचडीज़ की तादाद या रुझान कम है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो हम अखबारात में पढ़ते हैं। इस बारे में बताइए कि दुरुस्त है या गलत है? देखिए, दो इदारे हैं, एक तो हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल है और एक है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन। तो मैं हूँ डायरेक्टर जनरल पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन। तो हमने भी स्कॉलरशिप जो है वो देते हैं और यूथ को हम स्कॉलरशिप देते हैं
जिन्होंने पीएचडी करने के लिए जाना है उनको भी, और फिर पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी उनको देते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, और हमें आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आती हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना, बिग डाटा में, और इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आती हैं। और इसमें खुशी की बात यह है कि जैसे ही स्टूडेंट हमारे जाते हैं बाहर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी किसी की ये शिकायत नहीं आई कि ये जो स्टूडेंट हैं ये मीडियोकर हैं या ये उस लेवल पे पूरे नहीं उतरते, आल्दो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हायर एजुकेशन में बच्चा आता है या बच्ची आती है, फिर कॉलेज में आता है, तो उसकी बेस कमज़ोर होती है। जो हमें काम करने की ज़रूरत है वो जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन रहता है, लोअर एजुकेशन कमीशन भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चा जो पहली क्लास से है वो ऊपर आता है तो वो उसमें वो पोटेंशियल हो, ताकि आगे आके उसको हम पॉलिश करें। वहाँ तो हमने आके क्या करना है, टीचर ने उनको फैसिलिटेट करना होता है कि आप इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर हैं, आप जो है वो डेवलपर अच्छे बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, आप मैथमेटिशियन अच्छे बन सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में तो जाके फिर स्पेशलाइजेशन भी आती है। जो खुशी की बात है वो ये है कि जितने भी बच्चे हैं जो आते हैं वो एक्सेल करना चाहते हैं। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि हमारी एक जनरल परसेप्शन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है। हकीकत में हमारी यूनिवर्सिटी भी वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत आ गई हैं। वैसे 2018 में अगर हमारी 6 यूनिवर्सिटी थी तो आज हमारी 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैं सिर्फ पंजाब की बात आपको कर रहा हूँ। अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन अभी पिछले दिनों जो मैंने लिस्ट ली इसलिए कि हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ को हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसमें बेहतरी ला सकेंगे। जी, हो सकता है कि जो लिस्ट मेरे सामने आई वो ठीक ना हो, मगर मेरे मुताले में ये आया कि 500 जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ हमारी एक यूनिवर्सिटी आती थी पिछले साल। हाँ, उससे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आती थी, मगर पिछले साल तो वो भी वर्ल्ड नहीं रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी हैं। जी हाँ। वो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, लेकिन एशियन रैंकिंग में थी। हमारी जी, एशियन रैंकिंग में हैं। यकीनन है। और उसके अलावा और भी इम्पैक्ट रैंकिंग भी है, उसमें भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आगे जा रही हैं। तो डायरेक्शन हमारी देखिए, ठीक मुझे है। हज़रत अली करमल्लाह वजह का कॉल याद आता है। आपने फरमाया कि सबसे बुरी आदत वो है जिसका इदराक ना हो। जी। तो सबसे पहले हमें अपनी खामियों का इदराक भी करना है। ये अलग बात है कि उसके ऊपर हमें तनकीद नहीं करते रहना। उसमें किया ये पहले हम मैं- रियलाइज करेंगे कि हाँ ये शोबा हमारा कमजोर है, आइए अब इसको इसमें बेहतरी पूरा की तरफ हमने ले डाटा एनालिसिस करके हमने अभी 2 प्रोग्राम लॉन्च किए। एक ये फ्रेमवर्क फॉर रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटीज को हमने कैसे कैसे इम्प्रूव वो करना है। मुझे अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं ज़रा सलमान से और अमजद से, अपना अमजद तो इनके वालिद का नाम है, अब सॉरी अली से मैं गाना सुन लूँ और वापस आकर फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है। और फिर शहरोज़ काशिफ जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ होंगी प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल साहिबा। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, और शहरोज़ का और मोहतरमा का सभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमें कुछ सुना दीजिए पहले। जो आपको सुनाने लगे जी, ये जवाद जाफरी साहब का लिखा हुआ है, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओह, क्या उनका कमाल के बहुत शायर हैं अच्छा जवाद लिखा है, भाई, वो आपको क्या सुनाते कमाल हैं। के शायर हैं। ज़रूर, बिस्मिल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया अली। वतन की मिट्टी सलाम तुझ पर। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमें 2 नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं आपको पहले बता चुका था कि कौन मेहमान हमारे साथ होंगे। मैं जानता हूँ कि इन दोनों का नाम सुनते ही आप मुंतज़िर होंगे कि भाई कब ये दोनों आएँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिले, क्योंकि वैसे तो मोहतरमा के साथ जो दूसरे नौजवान हैं वो यंग हैं, मगर उनका पैशन, उनकी कमिटमेंट, उनका हौसला यकीनन ऐसा है जिससे हर उम्र का आदमी सीख सकता है, और उसे सीखना चाहिए। आदमी से मेरी मुराद मर्द व ज़न, हर शख्स सीख सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, और आप जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। नफ्सियात आपका सब्जेक्ट है, मौजू है। और हमें ज्वाइन किया है शहरोज़ काशिफ ने। सभी शहरोज़ से बात करना चाहते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं। थैंक यू शहरोज़, आप तशरीफ़ लाए, और आप से बहुत सारे हमें सवालात करने हैं, मगर मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का ख्याल रखते हुए डॉक्टर साहबा से शुरू करूँगा। डॉक्टर साहबा, नफ्सियात जो हमारी यूथ है, आपका सब्जेक्ट ख़ास तौर पे,
ये जो हमारी 60% यूथ है, जिसके बारे में हमें बज़ाहिर ये लगता है कि भाई ये सोशल मीडिया की दीवानी है और सोशल मीडिया पे भी इसका बेशतर वक्त रत्बो याबस में सर्फ होता है। पहले तो ये समझिए, आप समझती हैं दुरुस्त है, अगर दुरुस्त है तो कैसे इनकी नफ्सियात को एक पॉजिटिव वे में ढाला जा सकता है बेशतर की? सोशल मीडिया को हम यूथ के साथ तो एसोसिएट नहीं सिर्फ कर सकते हैं, सोशल मीडिया तो इस बुजुर्गों का भी यही हाल है। बुजुर्ग भी सोशल मीडिया के साथ उतने ही अटैच हैं, और बच्चे भी। आप बच्चों को देखें तो बच्चे आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया और जिस तरह से वो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो हमारी अकल हैरान रह जाती है। हाँ, यूथ हमारा ज़्यादा कंसर्न इसलिए है कि वो हमारा फ्यूचर है और हम ये चाहते हैं कि वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ जाएँ। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि हमारी यूथ जो है वो सोशल मीडिया को नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रही है। हमने इस पे बहुत सी रिसर्चेस की हैं जिससे ये पता चलता है कि दे आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम सोशल मीडिया, दे आर मेकिंग कॉन्टैक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनली वो कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू वो अपॉर्चुनिटीज़ वो तलाश कर रहे हैं जो शायद हम बीइंग टीचर भी उनको नहीं बता सकते कि ये अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। वो हमें आके स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट फ़लाँ से हुआ, इस तरह से हुआ, हमने फ़लाँ साइट पे जाके ये सर्च किया तो हमें पता चला कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सारा हम नेगेटिव की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, हमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है इस पे। जो आपका सब्जेक्ट है नफ्सियात ख़ास तौर पर, उस हवाले से अगर आप टिप्स को देना चाहें नौजवानों को, कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें जिससे वो अपने आप को कंट्रोल करके, लाज़िम बात है चीज़ें आपको खींचती तो है ना, कहीं कुछ खींचता, कहीं फेसबुक खींचता है, कहीं दूसरी चीज़ें खींचती हैं। बच्चे हैं, उनको सिखाना है, बताना है, अपनी थेरेपी करते हुए भी चलना है, तो वो कंट्रोल अपने ऊपर कमांड एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि खेलें भी मगर अपना बेशतर वक्त जो है वो तामीरी सरगर्मियों में वो करें? तो क्या टिप्स देंगी आप एक नफ्सियातदान की हैसियत से? एज अ टीचर एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ टीचर भी हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो ये है कि प्रायोरिटाइज़ करना सीखें चीज़ों को। प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो डेवलपमेंट होगी। जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जिनको हमने पहले अचीव करना है और उसके लिए हमने अपनी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रखनी है और उसको अलाइन करना है हमने अपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ और अचीवमेंट्स के साथ। तो पहली चीज़ ये है कि प्रायोरिटाइज़ करें। दूसरी बात ये है कि वो ये देखें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव हैं और कौन सी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव हैं। वो हम बीइंग टीचर भी उनको बताते हैं और उनको खुद भी ये देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव काम कौन से हैं जिससे वो वेलफेयर सोसाइटी की जो है वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो सोशल मीडिया में ये देखें कि किस तरह से उनकी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरह से वो सर्च कर सकते हैं और उसको ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फरमाइएगा कि प्रायोरिटाइज जब हम करें तो ये तो बच्चों को भी पता है कि भाई किताब है और उसके बाद कॉलेज है या स्कूल है, फिर उसके बाद आप ये समझते हैं कि भाई दीगर जो आपकी सरगर्मियाँ हैं, फिर वालिदैन है, फिर कहीं खेल कूद है और फेसबुक है या दीगर जो भी एंटरटेनमेंट है। मगर ये प्रायोरिटाइज तो चले एक चीज़ कर ली, बाज़ तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आप कर पाते हैं, उसके लिए कोई टिप्स अगर आप दे सकें। मैं सर इसमें ऐड कर दूं जी प्लीज़। कि ये पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुई है और ये मैडम ये बता रही है पर्पस, हर चीज़ का वो कहते हैं जो भी आपने काम करना है पर्पस, यानी एंटरटेनमेंट के लिए भी सोशल मीडिया यूज़ किया जा सकता है जब आपने एंटरटेनमेंट करनी हो। तो जब पर्पस आपका पता हो तो फिर आपको पता है कि ये काम मैंने 1 घंटे में करना है, ये मैंने 2 घंटे में करना है, तो फिर आप वो अभी पेंडेमिक में क्या हुआ, ये कोविड की सिचुएशन में हमने तो स्टूडेंट्स को मजबूर किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दें, तैयारी ऑनलाइन करें। आप देखें डिफरेंट साइट्स पे जो आपकी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं वीडियोस, उनको देखें और लर्न करें और लर्न करने के बाद आए। जी, ये एक साइकोलॉजी में इस वक्त टर्म यूज़ हो रही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हम सब लोगों में ही, आप अपने आप को देख लें, हम देखें अपने आप को, यूथ की हम बात करें तो हमें ये होता है कि अगर हमने थोड़ी देर के लिए फेसबुक या व्हाट्सएप या इसको हमने ऑफ कर दिया
तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस आउट कर दें। बहुत उम्दा बात और किया। उसमें कहीं किसी हद तक मुझे ये लगता है कि रियलिटी भी है। क्यों रियलिटी है? क्योंकि इस वक्त सारा सिस्टम ही हमारा ऑनलाइन चल रहा है। हम बीइंग टीचर देखें अगर, तो हमारी यूनिवर्सिटी के सारे मैसेजेस जो नोटिफिकेशंस हैं वो सब कुछ है, वो हमें ऑनलाइन आ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हमें ईमेल आ रही हैं। तो ये ठीक जो है। फियर ऑफ मगर जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर हम 4 घंटे के बाद भी देख लेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। कोई फर्क हमें नहीं पता होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मोबाइल सामने रख लें, सेल फोन। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो शाम तक भी हो तो आप उसको कुछ देर के लिए दूर भी रख सकते हैं कि भाई मैं 4 घंटे के बाद देख हम लूंगा। उनको पहले ये कहते हैं कि देखें आप 1-2 दिन ये करके देखें। आप देखें कि एक दिन अगर आपने 2 घंटे अपना टारगेट अचीव करने के लिए सारा कुछ ऑफ कर दिया और आपने अपने टारगेट पे कंसंट्रेट किया, तो क्या मिस किया, आप ज़रा इसको एनालिस्ट करें कि आपने क्या मिस किया। और बाय द एंड ऑफ द डे आप देखें कि क्या कोई ऐसी चीज़ आपने मिस आउट की कि अगर 2 घंटे के बाद आप ना देखते हैं तो उससे कोई लॉस आपको हो जाता है। दुनिया वहीं की वहीं खड़ी होती है। दुनिया वहीं की वहीं खड़ी होती है। शहरोज़ जनाब, अच्छा यार, हमारा ये ख्याल था जब मुझे पता लगा कि एक पाकिस्तानी नौजवान और उन्होंने यानी कि ये एजाज़ हासिल किया है अपने लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि सबसे कम उम्र वो नौजवान है पूरी दुनिया में जिन्होंने K2 जैसी मुश्किल चोटी को सर किया है। मेरा पहला तासुर ये था कि भाई हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं निस्बतन ज़्यादा हमारे भाई वहाँ के जफाकश और मजबूत और तनोमंद होते हैं, तो शायद वहाँ के कोई होंगे। पता लगा आप लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, तो ये क्या माजरा है भाई? सर बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ थी हम लोगों के अंदर कॉमन, कि ये एक मिथ थी कि माउंटेन बिलोंग्स टू नॉर्दर्न पीपल। मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो किसी स्पेसिफिक जगह से बिलोंग नहीं करती है, किसी स्पेसिफिक लोगों से बिलोंग नहीं करती है। अगर वो आपके मुल्क का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि आपका भी भरपूर हक है उस चीज़ पे। मेरा पहाड़ों का शौक़ जो है वो 11 साल की उम्र से शुरू हुआ। ये है इम्पोर्टेंट बात। जी, एक सवाल था मेरे जहन में कि आखिर ऐसा क्या है पहाड़ की चोटी पे कि लोग जो है वो ऊपर जाते हैं। वाह। और जब मैंने जाके देखा, क्योंकि 11 साल का बच्चा ज़्यादातर यही सोच सकता है कि ऊपर एक प्ले ग्राउंड होगा, मेले लगते होंगे, ऊपर परियां आती होंगी। हाँ जी, परियां आती होंगी। लेकिन जब मैं ऊपर टॉप तक पहुंचा ना, तो मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक वहाँ कुछ नहीं था। ठीक है। व्हाट आई गेन्ड वाज सेंस ऑफ अचीवमेंट। वाह। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जस्ट गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव। और मेरे नज़दीक जो था वो एक अचीवमेंट करना, एक फ़तह हासिल करना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी एक फ़ील थी मेरे लिए, जो कि सिर्फ मुझे उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आ सकती थी। जिस तरह आप गेम खेलते हो तो आप लेवल 1 करके खुशी तो होती है, लेकिन लेवल 2 की तरफ चले जाते हो। तो उसी तरह मैं भी 3000 मीटर से 4000 मीटर की तरफ गया। पहली चोटी कौन सी सर की थी आप? मकड़ा पीक, जो शोग्रान में वाक़ है, सिरीपाई मेडोज पे। अच्छा, और वो जो अनासाद के क्या है वो नेपाल वाली, वो भी आपने की? मैंने अन्नापूर्णा नहीं, अन्नापूर्णा मैंने नहीं किया, वो भी लेकिन सुना बहुत इंशाल्लाह मुश्किल उसको है। मार्च में अटेम्प्ट हाँ, करूंगा। खैरियत से जाइए और खैरियत से उसे भी सर के वापस आइएगा, क्योंकि जो मुश्किल तरीन चोटियां हैं उनमें K2 और अन्नापूर्णा ये दोनों आगे पीछे आती हैं जी। और एवरेस्ट तो आपने बहुत आसानी से सर कर ली थी। कोई भी 8000 जो है ना, उसके अंदर हम किसी भी 8000 को कंपेयर नहीं कर सकते। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल K2 या K2 से नहीं। अच्छा। हर माउंटेन की अपनी मुश्किलात होती है। अगर देखा जाए तो नेगेटिव सेंस में नहीं, बट डेथ एवरेस्ट पे भी होती है, डेथ K2 पे भी होती है। हाँ, मगर जो रेशो है वो तो बहुत फ़र्क है। रेशो K2 पे है 4-5%, एवरेस्ट पे है 29%, यानी कि आराम लोग सर कर लेते हैं, और K2 पे 4-5% हार्डली लोग सर कर पाते हैं। K2 और डिफिकल्ट death है, rate भी नो बहुत ज़्यादा डाउट है K2 K2 का। डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ पहाड़ों के जो है ना वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो हादसात की अलामत बनते हैं। वहाँ से फिर तो यानी कि ये ऐसा तो नहीं कि कोई भी शख्स दौड़ता हुआ चढ़ जाए, उसके लिए ख़ास तरह की टेक्निक, ख़ास तरह की तरबियत चाहिए होती होगी। वो आपने कैसे हासिल की और किससे हासिल की? सबसे पहले तो आपको 8000 के लिए जो है ना वो माउंटेन को ओन करना पड़ता है। आपको उस माहौल में रहने का आदी होना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है तो कि मैदानी इलाके आपकी सारी ज़िंदगी से पहले लाहौर में गुजरी थी जी, तो निस्बतन गर्म मरतूब इलाका, और फिर वो इतनी ठंड कैसे आपने एक्लेमेटाइज कैसे किया अपने आप को? सबसे पहले तो मैंने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की इसके लिए। कई किलोमीटर भागता था मैं रोज़ का, स्विमिंग, जिम में बहुत ज़्यादा, डाइट वगैरह का सब कुछ, क्योंकि जो मेरी विल पावर थी ना उसने मजबूर किया ये सब करने पे। इंसान की विल पावर होती है तो वो मजबूर हो जाता है।
तो इसी तरह मेरे साथ भी यही हुआ। एवरेस्ट की तैयारी के अंदर जो है वो मैंने अपनी जो है वो आम ज़िंदगी से हट गया बिल्कुल ही, और बिल्कुल एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने शुरू कर दी और सब कुछ। तो एक्लेमेटाइज बेसिकली किस तरह हुआ जाता है? एक्लेमेटाइज मैदानी इलाकों के लोगों को भी होना पड़ता है, पहाड़ी इलाकों के लोगों को भी होना पड़ता है। ये डिफरेंस है हम लोगों में कि वो 4000 तक पहले से ही एक्लेमेटाइज होते हैं, क्योंकि वो पैदा ही उसी हाइट पे हुए हैं। जी हाँ। तो हमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है। और दूसरी बात ये है कि एक्लेमेटाइज इस तरह होते हैं हम लोग कि पहले हम बेस कैंप पहुंचते हैं, बेस कैंप पे कुछ दिन रह के फिर कैंप 1 जाते हैं, कैंप 1 से वापस बेस कैंप आ जाते हैं। फिर वो जो कैंप स्पेशल 1 इक्विपमेंट है वो आप कहाँ से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? वो तो बेस कैंप से ही इस्तेमाल बेस होना कैंप से शुरू आप शुरू होता है। कर देते हैं, उसके बगैर बिल्कुल नहीं जा पाते? नहीं, उसके बगैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है जाना। अच्छा, ये बताइए कि इतने अरसे आपने एवरेस्ट और फिर दीगर पहाड़ियाँ, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार ये मुश्किल मोमेंट है या मैं किसी मुश्किल में फंस गया हूँ, और जिसे कहते हैं ना कि दिल से फ़ौरन आपने अल्लाह मियाँ को याद किया हो कि अल्लाह मियाँ यहाँ ख़ास मदद चाहिए तेरी? मैं हमेशा जो है जैसे ही पहाड़ पे कदम रखता हूँ तो अल्लाह को याद करता हूँ कि अल्लाह तेरी मदद के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं है। इंसान क्या, वहाँ पे जानवर भी कुछ भी नहीं है तेरी मदद के बगैर। तो कैंप 1 पे क्लाइंब करते हुए जो है वो एक पत्थर आके जो है वो मेरे बिल्कुल इस साइड पे लगा, ऊपर से आया? जी, और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ब्लैक हो गया। हम कैंप 1 पे पहुंच गए हुए थे, तकरीबन 5800 पे तकरीबन पहुंच चुके हुए थे। तो वहाँ पे जो है वो मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, और फिर हमने एक दिन रात रहा मैं वहाँ पे उस हाइट पे, और अगले दिन फैसला किया कि अब हम वापस जाएंगे। तो जब वापस गए तो मेरा जो पोर्टर था वो बीमार हो गया, जो सामान उठाते जी हाँ, वो फिर कोई और टीम थी वो। जी, तो 19 केजी मैं अपने कंधों पे उठा के 14 घंटे क्लाइंब किया। 19 केजी? जी, वाह। लेकिन यह है कि और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इजाफी, जैसे कहते हैं ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही सफर करना जी, और 19 केजी, और वहाँ पे वो जो ऑक्सीजन जो है बिल्कुल इस तरह की हाइट पे बिल्कुल आपको इस तरह की 70 डिग्री की स्लोप नजर आती है आपके सामने। जब आप ऊपर गए, आपने झंडा लगाया, उस वक्त आपके पास उस वक्त झंडा था पाकिस्तान का, पहले आपने सबसे पहले अल्लाह मियाँ के बाद किसको याद किया? यानी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा से ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में, तो मैंने अपने पेरेंट्स को याद किया। उसके बाद मैंने अपने आप को याद किया कि इंसान अपने आप को भी भूल के ऊपर जाता है। वाह 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 वाह। मुझे डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ना है, मगर ये बताइए कि आपकी तालीम कितनी है? मैंने FSC कंप्लीट किया है माशाल्लाह, और अब मैं माउंटेनियरिंग को एज अ प्रोफेशन बनाया अपना। तो मेरा ख्याल से कि मुझे माउंटेनियरिंग में महारत हासिल है और यही मेरी एजुकेशन है। वेरी गुड। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है यूथ के लिए भी कि आपका जो भी शौक़ हो, जिसे आप प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो, मगर साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को ज़रूर जारी रखें। अब आप देखिए कि 19 बरस सिर्फ इनकी उम्र है और तालीम भी इनकी बिल्कुल ठीक है। अगर ये आगे पढ़ना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और कैसी अचीवमेंट इन्होंने की है, अपनी कमिटमेंट, अपनी लगन, अपनी मेहनत, और अल्लाह की मेहरबानियों और माँ बाप की और तमाम पाकिस्तानियों की दुआओं से। मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे पूछूंगा कि जब आप आए और ये ख़बरें चलीं और लोगों को पता लगा तो कैसी फीलिंग हुई? चूँकि एवरेस्ट के बारे में उस तरीके से हमें नहीं पता लग सका, कम अज़ कम मेरी कम इल्मी थी, मगर जब K2 आपने सर की तो मुझे पता लगा कि अच्छा भाई, शहरोज़ काशिफ जैसा नौजवान जो है वो भी पाकिस्तान में है और कैसा उसने नाम रोशन किया। तो क्या फीलिंग्स थी? मगर वापस आकर डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, ये जो आने वाली यूथ है, इसको आप अपने तमाम तजुर्बे के साथ आप कैसे देखते हैं, जो नस्ल नौ है? मैं इस तरह देखता हूँ कि जैसे ये लड़का है, मैं यूथ डेवलपमेंट सेंटर पंजाब का मरी में एक था, तो वहाँ मैं जाता था, तो वहाँ बच्चे आते थे बोर्ड के, तो डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे आते थे। मरी तक की पहाड़ी तो आपने भी चढ़ी हुई है। अच्छा, अब लेकिन एक मैं हैरान की, तो कुछ लोग इस तरह बैठे होते थे, बच्चियाँ कुछ इस तरह बैठे होते थे, ज़्यादातर जो है ना वो रूरल एरिया से जो है ना वो आते थे। अब मैं जब जाता था तो मेरा जो है ना वो एक मिशन ही चूँकि उनको ऊपर उठाना होता, तो मैं उनको कहता अस्सलाम वालेकुम, तो वो सारे जो है ना एक दफ़ा उनमें वो एक करंट सी आई थी। तो मैं जब उन्हें ये कहता था कि भाई आप दुनिया में नंबर 1 हो सकती हो, आप दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं, तो उनको यकीन नहीं आता था। फिर मैं उनको ये पूछता था कि मुझे बताएं कि आपकी आंखें क्या दुनिया में किसी दूसरे इंसान के साथ मिलती हैं? नहीं सर, नहीं मिलती। मैं क्या आपकी उंगलियों के पोरे मिलते हैं? कि नहीं मिलते। मैंने कहा आपको किसने बनाया? कि अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा अल्लाह कोई चीज़ फजूल भी बना सकता है? अल्लाह। वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा अल्लाह ने आपको स्पेशल बनाया है। बेशक।
ये जान लो कि अल्लाह ने आपको इस तरह बनाया कि आप दुनिया में नंबर 1 हो सकते हो जी, जी। और आप हो सकती हैं। ये डिस्कवर करना कि किस में होना है, ये आपका कमाल है। बेशक। तो जब मैं उनके साथ ये बातें करता था तो मैं उनके चेहरे पे ना एक इस तरह ऐसे जैसे फूल खिल जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे मुझे कहते हैं सर ये रियल में है। मैंने कहा यस। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि आपके सामने जो बंदा बैठा जो खड़ा है वो कौन है। मैंने कहा मैं एक गांव का बच्चा हूं और मैं उसी टाट के स्कूल में पढ़ा हूँ, वहीं से मैं भी आया हूँ। मुझे भी मेरी भी फीस देनी माँ बाप के लिए मुश्किल होती थी, लेकिन मेरे जैसे हजारों हैं। मैं एक लाखों में जो ऐसे लोग हैं जो कि आए, लेकिन उन्होंने अपना इरादा कर लिया। कहते हैं ना कि मंजिलें आला हो तो आप आला ही जाते हैं ना। टाट स्कूल में बड़े-बड़े लोग पैदा किए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारा शाहीन होता है, ये जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्या ऊपर पानी होता है, क्या ऊपर उसकी खुराक होती है, क्या उसकी बैठने की जगह होती? नहीं होती, सिर्फ उसके सामने मंजिल होती है ना। कहता है कि मैं सूरज से भी आगे जाता हूँ ना, मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्द मंद, तेरा मुकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। वो कहता है तू रिज़्क अपना ढूंढती है खाके राह में, मैं 9 सिपहर को नहीं लाता निगाह में। सूरज पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा होता है तो मेरी निगाहें उससे भी आगे होती। ये हमारी यूथ में पोटेंशियल है, हमने इनको बताना है कि आप ये कर सकते हैं। ये फरमाइए कि आप यानी कि कब से नफ्सियात पढ़ा रही हैं? जी मुझे 23 ईयर्स हो गए। 23 बरस हो गए। मैं अगर यानी कि मुझसे अगर आप पूछें, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, शायर अदीब नफ्सियात ही का तालिब इल्म होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो मैं आपको एक अपनी राय भरपूर दे सकता हूँ कि 10 साल पहले की जो जनरेशन थी, जो डिजिटल एज से पहले की जनरेशन थी और अब की जो जनरेशन है उसमें क्या फ़र्क है। मगर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ, क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? और ये जो डिजिटल एज की जो जनरेशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको पिछली नस्ल से लेकर आगे चलना चाहिए? एक जो बहुत आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, जो बीइंग टीचर हमें बड़ी जिसकी महसूस होता है कि ये कमी है जो अब वाली जनरेशन है, इस डेकेड की अगर हम जनरेशन को देखें, वैल्यू सिस्टम हमारा जो है हमें लगता है ये कहीं खो गया है। हम बहुत आगे चले गए हैं, मैकेनाइज्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ गई हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अब वेन्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो हमसे बहुत आगे की सोचते हैं। लेकिन एक वैल्यू सिस्टम जो एजुकेशन की आप समझे कि रूह रवां होती है, वो वैल्यू सिस्टम कहीं गुम हो गया उस अगर समय। आप मज़ीद और स्पेसिफिक हो सकें मैं ये समझती हूँ किस नौइयत के वैल्यू सिस्टम आप समझती हैं कि बच्चों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है? वैल्यू सिस्टम आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक पर्सनल रिगार्ड होता है रिलेशनशिप में, टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप होता है, वो बिल्कुल कम हुआ है। इसलिए कि अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये मेरे बहुत से कोलीग्स का भी एक्सपीरियंस है कि जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं क्लास में तो बच्चों ने नेट पे वही टॉपिक खोले होते हैं और वो बच्चे जब हम कोई बात बताते हैं तो कुछ टीचर्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो बच्चे आगे से कहते हैं कि जी ठीक, अब ठीक कह रही, मतलब कि वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं उसी वक्त कि टीचर ने जो कुछ बताया वो ठीक है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बीइंग टीचर भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें नो डाउट ये टीचर को बहुत अप टू डेट होना चाहिए, ये हर दौर में होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट के खौफ से हम अप टू डेट हों, ये हमारी अपनी सबसे बड़ी प्रोफेशन की एक ग्रोथ है, बिल्कुल आ रही हैं। और उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्लास में उस तरह से नहीं करते। हालांकि अटेंशन स्पैन आप देखिए बहुत कम हो गया। अटेंशन स्पैन इसलिए कि उन्होंने बहुत से और चीज़ें जो है वो ओपन किए होते हैं अपने सामने। हालांकि इर्तिकाज़ के बगैर आप कैसे मैजिक पैदा करेंगे? और अभी आप ये देखें, हमारे लिए बहुत चैलेंज जो था ऑनलाइन क्लासेस लेना जो है वो टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए कि आप क्लास में तो क्लास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे एक डेकोरम होता है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आपको स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, उनकी कंसंट्रेशन जो है उसको रखना, इंटैक्ट रखना, और उसके लिए हमें आप समझे एज ए टीचर हमें शायद 4 फोल्ड मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ मुझे और बताइए, जो आपके तवज्जुह से स्टूडेंट्स तक, यूथ तक और उनके पेरेंट्स तक जानी चाहिए, इस कोविड के दिनों में कितना बच्चों का नुकसान हुआ है एक, और अब कितनी मेहनत दरकार है ताकि वो उस नुकसान को पूरा कर सकें, क्योंकि आने वाले दिन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत के मुतकाज़ी जी एग्जैक्टली। लॉस नो डाउट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का हुआ है। हमने बहुत कोशिश की कि हम थ्योरेटिकल उनको जो है वो उनको एनहांस कर सकें, उनकी स्किल्स को थ्योरेटिकली उनको स्ट्रॉन्ग बना सकें, लेकिन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स का है इसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अभी हम जैसे साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, सेंटर्स में जाते हैं हमारे बच्चे, बट ड्यू टू कोविड ये सारा हमारा जो है वो हॉल्ट हो गया सिस्टम। और अब वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम
उनको हाइपोथेटिकल पढ़ा रहे हैं, बट अब मैं ये सोचती हूँ कि ये स्टूडेंट्स जब जाएंगे कल को जॉब के लिए या ये फील्ड में जाएंगे, तो हाउ कैन वी मेक देम कंपैटिबल विद द स्टूडेंट्स की जो इससे पहले जिन्होंने ऑन हैंड लर्निंग की, जिन्होंने पेशेंट्स के साथ फेस टू फेस शिज़ोफ्रेनिया पढ़ा तो है, उसका मरीज देखा नहीं, उन्होंने उसका मरीज behavior देखा नहीं, उन्होंने कभी मैनेज नहीं किया, उन्होंने हाइपोथेटिकल केस किया। तो आप सोचें जब वो फील्ड में जाएंगे तो क्या हम उनको सर्टिफाई करेंगे कि वो जाके बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, तालिब इल्मों को भी, वालिदैन को भी और टीचर्स और मेरा को भी। ये ख्याल है कि उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, ताकि वो उनको कर सकें। शहरोज़ ये बताइए कि कैसा फिर महसूस हुआ जब आप ये अचीवमेंट करके उतरे और वापस आए? तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा इस मरतबा धूम मचेगी आपकी कारकर्दगी की? एवरेस्ट की बारी आई थिंक सो कि मीडिया कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिली थी, और इससे ज़्यादा मिली थी आप समझते हैं? जी। अच्छा। सारे ऑफिशियल्स ने जो है वो इसको अप्रिशिएट किया था, ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी। लेकिन एट लास्ट अचीवमेंट इज़ अचीवमेंट। मुझे खुशी है कि K2 की बारी भी भरपूर इस चीज़ का जो है वो एक जश्न मनाया गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं हर अपने टीवी शो पे बात क्लियर करता हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट थी, तो ये सबका हक बनता है इसको सेलिब्रेट करना। तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। आपकी उनसे मुलाकात हुई मोहम्मद अली सतपारा से? जी। अली, चूँकि आपसे पहले अली के पास ये रिकॉर्ड था, मगर आप उनसे भी कम उम्र। अली के पास नहीं, साजिद के पास। साजिद के पास, माफ़ कीजिएगा। अली तो अल्लाह ताला उन्हें यानी कि गरीक रहमत करे, जो साजिद जो उनके बेट साहबजादे हैं। जी। तो साजिद से मुलाकात हुई आपकी? जी, साजिद मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, और साजिद से कैंप 4 पे मुलाकात हुई। एक तरह से आपने साजिद का रिकॉर्ड तोड़ा ना, तो मैं चाह रहा हूँ उसके बाद कभी बात हुई? जी, उसके बाद भी हुई? वही दोस्ताना मॉल, क्योंकि देखें इसमें कोई हमारा कंपटीशन नहीं है। हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ जैसे साजिद ने आपको कंग्रेचुलेट किया होगा, अच्छा भाई मुबारक हो। इट्स हेल्दी एक्टिविटी। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, मैं चाहूँगा कि आखिर में क्या आप नौजवानों को, तालिब इल्मों को पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो है ना वो एक चीज़ आपको बताऊं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मैं गया हूँ, और हमने जो आज़ादी हासिल की थी तो हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बने थे, और मैं हिंदुस्तान में भी गया हूँ। मैं ये अपने यूथ को बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी वहाँ गया हूँ मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वहाँ का कनकरर हूँ। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई जो है ना वो उनसे कोई इन्फीरियर हूँ। तो हमने जो हमारे पेरेंट्स ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ये शुरू यूथ से हुई हैं। ये चौधरी रहमत अली और इनके जो साथी थे ये सारे यूथ थे, यंग थे ये, और अल्लामा इकबाल भी यंग थे जब इन्होंने ये आज़ादी की सारी बातें बिल्कुल ठीक है। तो यूथ को बहुत कुछ करना है। प्रोफेसर साहब 10 सेकंड है, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? यूथ से मैं तो सारी कौम से ही कहना चाहूँगी, यूथ इंक्लूडिंग यूथ, कि वी शुड एक्सेप्ट people with different mindsets, with different thought patterns, diversity को accept करके हमको unity maintain रखनी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शहरोज़, मैं हमेशा यूथ से ये कहना चाहूँगा कि फेलियर वो नहीं है कि जिसके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं और वो उसको अचीव नहीं कर पाता। फेलियर वो है जिसके ख्वाब बहुत छोटे होते हैं और वो उसको अचीव कर लेता है। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इकबाल मुझे यूथ की जी बेशक, इकबाल मुझे देखिए इनकी शहरोज़ की खास तौर पर अचीवमेंट से याद आ गया कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। और अब K2 यहाँ जो कि वज़न में फिट नहीं आता, वरना मैं कर देता, मकसद यही है। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान।